हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन में। आज हम बात करने वाले हैं नौकरशाही सिद्धांत यानी कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में। ये पूरा का पूरा लेक्चर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप चैनल पर विज़िट कीजिए। यहाँ पर आपको सारे जो वीडियोज़ हैं वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में। ध्यान रखिएगा, हम मैक्स वेबर की, कार्ल मार्क्स की, इन थिंकर्स के बारे में डिटेल में नहीं, बल्कि इनके द्वारा प्रतिपादित जो ये सिद्धांत था नौकरशाही सिद्धांत, उसके बारे में समझेंगे। ये क्लास रहेगी क्लास नंबर 14। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें। आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है नौकरशाही का उदय और विकास। ये जो वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, ये कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे ग्रोथ हुई, इसकी विकसित कैसे हुई ये टर्म। तो 1786 में इस शब्द की शुरुआत मानी जाती है, नौकरशाही शब्द की। और फ्रेंच एक इकोनॉमिस्ट थे, विंसेंट डी गॉर्नी, उन्होंने इस वर्ड की शुरुआत की थी। उन्होंने ये कहा था कि फ्रांस में एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है और यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। ये जो बीमारी है वो ब्यूरोमेनिया कहलाती है। फ्रेंच में ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क। एफ.एम. मार्क्स के शब्दों में अगर हम समझे तो उन्होंने कहा था 18वीं सदी के फ्रांसीसी वाणिज्य मंत्री द्वारा प्रयुक्त फ्रेंच ब्यूरोक्रेटिक में इस्तेमाल हुए शब्द नौकरशाही का अर्थ सक्रिय सरकार है। ध्यान रखिएगा, जब हम ब्यूरोक्रेसी का यूज़ करते हैं, टर्म का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है एक्टिव गवर्नमेंट। यह ब्यूरोक्रेटिक के रूप में 19वीं सदी में जर्मनी में फैला और तब से अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के रूप में भी सामने आया। ये तो थी इसकी शुरुआत। फिर हम बात करते हैं नौकरशाही पर लेखन या जो राइटिंग्स उभर के आई। कार्ल मार्क्स की, मैक्स वेबर की, रॉबर्ट मिशेल्स की और गिटानो मोस्का। इसमें खास करके आपने मैक्स वेबर का नाम ज़रूर सुना होगा। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन जो है वो मैक्स वेबर के साथ ही शुरू हुआ। मोहित भट्टाचार्य कहते हैं कि नौकरशाही की अवधारणा मार्क्स के चिंतन में केंद्रीय स्थान नहीं रखती। अगर आपने कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि उनकी थ्योरी के अंदर ब्यूरोक्रेसी के बारे में जिक्र तो किया गया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को एक सेंट्रल प्लेस नहीं दिया गया, एक फोकस पॉइंट उनको नहीं माना गया है, एक केंद्रीय स्थान नहीं दिया गया है। मार्क्स कहते हैं कि नौकरशाही स्वयं एक राज्य की तरह एक औजार है जिसके जरिए जिनके पास सत्ता है, ठीक है, जो पावरफुल वर्ग है, वो अन्य सामाजिक वर्गों पर, अन्य क्लासेस, जो सोशल क्लासेस हैं, उनके ऊपर अपनी पावर को मेंटेन करके रखता है। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन का एक, या कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन का एक ज़रिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर द एक्सप्लॉयटेशन। इस तर्क के अनुसार अगर हम समझे तो नौकरशाही के हित प्रभु सत्ताधारी वर्ग और राज्य के साथ नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में अल्पतंत्र का लौह नियम नामक अवधारणा प्रतिपादित की। इस अवधारणा के अनुसार बड़े संगठनों में जो नौकरशाहाना ढांचा होता है विकसित कर लेने का रुझान होता है। दूसरे शब्दों में ये कहता है कि बड़े संगठनों में सत्ता कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें जो पावर होती है, एक्चुअल अथॉरिटी जो होती है, वो कुछ लोगों के पास ही होती है। और ये परिघटना कुलीन प्रभाविता के कारण बड़े संगठनों में आंतरिक जनतंत्र को की संभावना को नकार देती है। यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर एलीट जो वर्ग है उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि कुछ जो ग्रुप है, कुछ लोग जो है उनके हाथों में सत्ता रहती है। गिटानो मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में राजनीतिक व्यवस्थाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जिसमें सामंती और नौकरशाहाना। उन्होंने कहा कि जो आपकी नौकरशाही है वो बड़े साम्राज्यों में शासन के लिए आधारभूत है, फंडामेंटल है रूल करने के लिए। फिर मैक्स वेबर आते हैं। मैक्स वेबर ने जो अपनी थ्योरी दी उस थ्योरी को उन्होंने आदर्श प्रकार कहा।
ठीक है। आदर्श, जब हम किसी चीज़ को आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, तो एक टर्म यूज़ की जाती है यूटोपिया। यूटोपिया मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जो एक्चुअल में रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। ठीक है। तो ये जो आदर्शवादी उन्होंने बताया, आदर्श प्रकार जो बताया, आइडियल टाइप, ये मानसिक मानचित्र है, ये उनके दिमाग में ही है, एक मानसिक निमिति है। ठीक है। इसके अलावा ये कहता है कि ये वास्तविकता में कहीं पर भी नहीं पाई जा सकती, ये एक यूटोपिया है, यानी कि सिर्फ कल्पना में ही आप इसको महसूस कर सकते हैं। मैक्स वेबर एकमात्र ऐसे विचारक है जिन्होंने नौकरशाही को लोकतंत्र का आदर्श प्रतिरूप माना है, और उनकी एक बुक थी 1920 में आई, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इस बुक के अंदर उन्होंने नौकरशाही से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब समझते हैं अथॉरिटी को लेकर के, सत्ता को लेकर के वेबर ने क्या कहा। उनके अनुसार सत्ता जो वो 3 तरीके की होती है। जब मैं आपको कहूँ लीडर्स या ऐसे लोग जिनकी बात आप मानोगे, तो आपके मन में 3 प्रकार के लोग आएंगे। एक तो आपके फैमिली में जो बड़े हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी आपकी फैमिली में हो गए, या फिर किंग हो गया, ठीक है, मोनार्की हो गई, क्वीन हो गई, प्रिंस है, ये सारी क्या ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस ने उनको अथॉरिटी दी है, उसको बोलते हैं परंपरागत सत्ता। दूसरा होता है आप किसी लीडर को मानते हो, किसी गुरु को फॉलो करते हो, आध्यात्मिक हो सकता है कोई, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर है या कोई और है, उन लीडर्स को मानते हो। उनके पास लीगल वे में या ट्रेडिशनल वे में कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी पर्सनालिटी में करिश्मा है जो आपको मजबूर करता है उनको फॉलो करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, ठीक है, या फिर हम बात करें महात्मा बुद्ध की, राइट, तो लोग उनको क्यों फॉलो करते थे? उनके जो चमत्कारिक गुणों के कारण, और उनके पास एक अद्भुत योग्यता होती है, और उसी योग्यता के आधार पर वो सत्ता को अर्जित करता है। हमारे जो महात्मा, नायक या आध्यात्मिक गुरु आते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। और फिर आती है आपकी वैधानिक सत्ता। वैधानिक सत्ता क्या होता है? लीगल अथॉरिटी। इस लीगल अथॉरिटी मतलब कि अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इस सत्ता का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ सत्ताधारी कहलाते हैं। मैक्स वेबर ने ये कहा था कि जिनको लीगली जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, इनको श्रेष्ठ या बेस्ट माना गया है। तो इनकी कुछ विशेषताएं बतलाई गई हैं, इनका जो ये आदर्श या आइडियल टाइप था, और यही एक्चुअल में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले सभी कर्मचारियों के बीच में काम को बांट दिया गया, सुस्पष्ट विभाजन कर दिया गया। फिर नौकरशाही संगठन में कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट डे फील करो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप क्या महसूस करोगे? वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, राइट। हर एक काम जो एक पूरी प्रोसेस होती है उसी के अकॉर्डिंग वो काम होता है। फिर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति को इस संगठन में स्थान दिया जाता है। और दूसरा हायरार्की होती है पूरी, सुपीरियर से लेकर के सबऑर्डिनेट तक एक पद सोपान पद्धति होती है, और एक पिरामिड के रूप में होता है, ठीक है, कि यहाँ पर सुपीरियर होंगे, यहाँ पर सबऑर्डिनेट होंगे। और थ्रू प्रॉपर चैनल, ऐसा नहीं है कि आप जंप कर जाओ, राइट, प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही काम होता है। उनकी जो अपॉइंटमेंट है, सिलेक्शन है, उनका प्रमोशन, वो भी उनकी योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। कर्मचारियों का वेतन उनके स्तर, सामाजिक स्थिति एवं कार्य के आधार पर तय किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उनकी जो सैलरी है वो उनकी स्थिति और उनके कार्य के आधार पर तय किया जाएगा, और जो निर्णय हैं वो व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं। एक मकसद से वो जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। और लास्ट में ये था कि जो रिकॉर्ड हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, उनको मेंटेन करने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। औपचारिक रूप से रिकॉर्ड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। रिटन डॉक्यूमेंट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था मैक्स वेबर ने, ठीक है, और ये चीज़ आपको आज भी देखने को मिल जाएगी। तो इनके जो है मैक्स वेबर की थ्योरी आने के बाद ये एक अपने आप में एक एरा आया था, ठीक है, कि कुछ लोगों ने मैक्स वेबर की थ्योरी को आगे बढ़ाया, कुछ लोग उनके अगेंस्ट में गए, लेकिन उन्होंने एक व्यू पॉइंट दिया जिसके अराउंड आप सोच सकते थे।
हम इनके सपोर्ट में पढ़ेंगे, इनके बाद में आने वाले डेवलपमेंट देखेंगे, बट अभी हमारा फोकस रहेगा इनके द्वारा दी गई ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का क्रिटिसिज्म क्या रहा। क्रिटिसिज्म, सबसे पहले उन्होंने सामान्य इच्छा की उपेक्षा की, केयरलेसनेस टुवर्ड द जनरल विल। आलोचक ये कहते हैं कि वेबर जो हैं उनकी नौकरशाही का जो मॉडल रहा, इसमें मानव व्यवहार जैसे तत्वों की अवहेलना की गई। मानव व्यवहार, मानवीय संबंध, मानवीय इच्छा, इन तत्वों की अवहेलना की गई। यहाँ पर हमने नियमों को ज़्यादा महत्व दिया, इंसानों जन इच्छा के बजाय हमने नियमों को अधिक महत्व दिया। फिर ये कहते हैं बंद प्रणाली प्रतिमान, मतलब क्लोज्ड सिस्टम मॉडल। क्लोज सिस्टम मॉडल का मतलब ये होता है कि एक बिल्कुल क्लोज्ड है ये, यानी कि एनवायरनमेंट का और उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लिंक नहीं होगा, ना वो इन्फ्लुएंस करेगा ना उससे इन्फ्लुएंस होगा एनवायरनमेंट से। तो ये हमेशा नियम और सिद्धांतों पर दृढ़ रहती है, इसलिए इसको बंद प्रणाली प्रतिमान भी कहा जाता है। और हम बाहर से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं, इसलिए इसको मशीनी सिद्धांत या मैकेनिकल थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अलावा निरंकुशता, कोई कंट्रोल नहीं है। नौकरशाही में अपनी पोजीशन के कारण उनके अंदर निरंकुशता का भाव आ जाता है, वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। लॉर्ड हीवर्ट ने अपनी पुस्तक नवीन निरंकुशता, न्यू डेस्पोटिज्म में इंग्लैंड की नौकरशाही का वर्णन किया है। फिर आती है ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मेशन, यानी कि व्यावसायिक विकृति। रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति मानसिक संताप होने लगता है, और इसीलिए वार्नेट ने इसे व्यावसायिक विकृति का नाम दिया है। हम नियमों को बहुत ही ज़्यादा कठोर रूप में मानने लग जाते हैं, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और सिर्फ कानून क्यों बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं ताकि उस काम को आप अच्छे से कर सको, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही रह गया, काम हो चाहे ना हो, लेकिन कानूनों को हमें ज़रूर मानना है, नियमों को ज़रूर मानना है। यही चीज़ जो है वो धीरे धीरे आपको मेंटली जो है वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट करती है, ठीक है, इसीलिए इसको ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मेशन का नाम दिया गया है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसी बात को मैंने अब एक्सप्लेन किया। रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, हम नियम में चेंज नहीं करना चाहते, और जो अधिकारी होते हैं वो अपने पूर्व प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखता तो है, लेकिन परिस्थिति सिचुएशन चेंज हो रही है इस बात को इग्नोर करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी सिद्ध होती है। फॉर्मेलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, औपचारिकता पर बल ज़्यादा है। नियमों के प्रति हम प्रतिबद्ध रहते हैं, सभी के साथ समान व्यवहार करती है, किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर शक्ति का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ पावर। नौकरशाहों को नियंत्रण जो है वो पूरे प्रशासनिक तंत्र पर होता है, नो डाउट। ऐसे में वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपना बेनिफिट, सेल्फ इंटरेस्ट में ज़्यादा काम करते हैं, और एक दूसरे की कमियों को छिपाने का भी प्रयास करते हैं। फिर बात आती है आपकी लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म की बात। रेड टेपिज्म क्या होता है कि अधिकारी जो होते हैं वो फॉर्मेलिटी में बिलीव करते हैं, इसीलिए वो नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। इस वजह से काम में देरी होती है, कार्य में विलंब होता है, और जो इम्पोर्टेंट कार्य है या इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस है वो भी नहीं लिए जाते। आपका जो पूरा कर्मचारी तंत्र है वो मशीन की तरह बन जाता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और जो जनता है उनके इंटरेस्ट की भी आप उपेक्षा करते हैं। ये था कुछ क्रिटिसिज्म मैक्स वेबर के। इसके अलावा पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक या पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अपनी खुद की स्वार्थ सिद्धि के लिए विभिन्न तरीकों से हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कर्मचारियों का उत्पीड़न व स्थानांतरण, जनवादी नीतियों की घोषणा आदि। इन कार्यों के लिए राजनीतिज्ञों व प्रशासकों में परस्पर साठगांठ होती है। कर्मचारी उत्पीड़न व स्थानांतरण से बचने के लिए राजनेताओं की चाटुकारिता में व्यस्त रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो वर्कर है, कोई भी जो ऑफिशियल है, वो ये नहीं चाहेगा कि बार बार उसका हर टाइम ट्रांसफ़र हो और उसको थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़े, थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा उसको परेशानी झेलनी पड़े। तो वो हमेशा जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हुए अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर्स थ्योरी वो राजनेताओं की चाटुकारिता में व्यस्त रहते हैं। बट
इन सब आलोचनाओं के बावजूद मैक्स वेबर के नौकरशाही प्रतिमान को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं राजनीति की और प्रशासन की, तो एक सवाल उभर के आता है और वो ये है कि राजनीति जो है वो हर चीज़ में आगे रहती है, हर चीज़ में इंटरफेयर करती है, ठीक है। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कई बार जो जनरल इंटरेस्ट होता है उसके लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो यहाँ पर एक लाइन बोली जाती है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को हाँ कहना सीखना चाहिए और हमारी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको ना कहना सीखना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा देश जो डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारी कंट्री की, वो ज़्यादा स्पीडली हो पाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन के हाँ कहने से मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा अच्छे से डिसीज़न ले, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करे, साथ ही साथ जिन सिटीजन्स को लेकर के उनके मन में एक जो सीक्रेटिव नेचर बना हुआ था, ठीक है, अभी तक जो टच मी नोट वाला एटीट्यूड था उसको छोड़ करके सिटीजन्स के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर या फिर जो कंट्री के रिसोर्सेज मैनेज करने हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहाँ पर हाँ होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। जबकि पॉलिटिक्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हर चीज़ को हाँ बोल देती है, तो पॉलिटिक्स को ना कहना सीखना चाहिए, पॉलिटिशियंस को ना कहना सीखना चाहिए। यही वो फार्मूला है जिससे कोई भी कंट्री जो है, या खास करके इंडिया जैसी कंट्री, वो डेवलप हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो ये यूं की यूं स्टेटमेंट आई हुई थी और इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना था, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना था। तो सोचिए इस बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, राइट। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। ख्याल रखिए अपना।